बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू बहुत ही मुनफरिद सा है, आम सिलेबस से हटकर है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन तलबा के लिए है जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। जिन तलबा और तालिबात ने 60%, 70% नंबर लेने हैं, वो ये लेक्चर मत देखें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। ये लेक्चर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 90% से ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं। तो उनके लिए बड़ा खास लेक्चर है, आपके लिए समझने की बहुत सी बातें होंगी। अजीज तलबा, हम उर्दू ज़बान की बात कर रहे हैं। किसी भी ज़बान की खूबसूरती उसके अल्फाज में, अल्फाज के बर्ताव में, अल्फाज के इस्तेमाल में होती है। इसके लिए एक शायर मुसन्नफ फसाहत व बलागत से काम लेता है। फसाहत व बलागत के ज़रिए ही शेरी हुस्न पैदा किया जाता है, फ़नी अज़मत पैदा की जाती है, बात को खूबसूरत बनाया जाता है, बात में दिलकशी लाई जाती है। फसाहत कहते हैं लफ्ज़ को दुरुस्त अंदाज से बोलना, यानी अहले ज़बान की तरह बोलना, जिस तरह वो बोला करते हैं। बिलाग कहते हैं तेज ज़बानी को, यानी ज़बान के बिल इरादा इस्तेमाल, जानबूझकर ऐसे अल्फाज का चुनाव जिससे हमारी बात में खूबसूरती पैदा हो, वजन और दिलकशी पैदा हो। जब हम उलूम बिलागत की बात करते हैं, उसमें इल्म बयान आ जाता है, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा। इल्म बदी है, इल्म अरूज है, शायरी का इल्म, इल्म काफिया है। आज हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो इल्म बदी की दो अहम शाखें हैं, सनाए लफ्जी और सनाए मानवी। सनाए जमा है सनत की। सनत कहते हैं पैदावार को, उसकी जमा सनाए है। आज हम देखेंगे सनाए मानवी व लफ्जी। सनाए मानवी ये होंगे कि अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि उनमें मानवी खूबसूरती आ जाए, उनके इस्तेमाल में खूबसूरती हो। दोबारा समझ लीजिए, अल्फाज का इस तरह से अल्फाज कि उसके मानी और मतलब खूबसूरत हो जाए, तहरीर में खूबसूरती आ जाए, उन्हें कहते हैं सनाए मानवी। और सनाए लफ्जी क्या होगा? लफ्जों का दुरुस्त और बेहतरीन इस्तेमाल। हमारा पहला लेक्चर है सनाए मानवी के हवाले से। इससे सादा लफ्जों में फन्नी मुहासन भी कहते हैं। मुहासन हुस्न की जमा, यानी वो तरीके जिससे कोई शायर या मुसन्नफ या कलमकार अपनी तहरीर में हुस्न पैदा करता है, खूबसूरती पैदा करता है, उसे फन्नी मुहासन कहते हैं। ये खासियत नसर में भी है, लेकिन जाहिर है शेर में इसकी ज्यादा जरूरत होती है। शायर ने चंद लफ्जों में बात को मुकम्मल करना होता है। आपके लिए इस लेक्चर की अहमियत यह है कि जब आप साल अव्वल में, साल दवम में, बल्कि ग्रेजुएशन में भी जब नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह करें, तो जहाँ आप मफहूम लिखते हैं, शेर की तशरीह लिखते हैं, वहां अगर आप उसके फन्नी मुहासन भी बयान कर दें, यानी बताएं कि शायर ने इस शेर में किस सनद से काम लिया, किस सनद से काम लेकर शेर को खूबसूरत बनाया, यानी इसमें शेरी हुस्न क्या है, इसको हम कहेंगे फन्नी मुहासन। मैं दोबारा दोहरा दूं, फन्नी मुहासन क्या होता है? वो खूबसूरतियां जिनसे शेर को खूबसूरत बनाया जाता है। इसकी दो किस्में हैं, सनाए मानवी और सनाए लफ्जी। आज हम पहले लेक्चर में वो सनतें देखेंगे जो सनाए मानवी से ताल्लुक रखती हैं, यानी जिस एक ऐसा तरीका जिसके जरिए अल्फाज में मानवी खूबसूरती लाई जाती है, मानी और मतलब के हवाले से। आपके सामने इस तलबा मैंने 10 सनतें लिखी हैं। आम तौर पर वैसे जिन में रखें सनतें बहुत सी हैं, इसके अलावा भी बहुत सी हैं, इनकी तफसील भी बहुत सी हो सकती है, लेकिन आज के लेक्चर में मैं मुख्तलिफ अल्फाज में इन सनतों का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले आपके सामने जी सनत तज़ाद। नाम से ही आपको पता लगे, तज़ाद अपोजिट को कहते हैं, मुखालिफ को कहते हैं। ये सनत है, ये उसकी तारीफ है और आगे हवाले के अशआर। सनत तज़ाद क्या होती है? जब कलाम में मुतजाद अल्फाज को इस्तेमाल किया
जाए, ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए जो एक दूसरे के उलट हो, एक दूसरे से मुतजाद हो। यूं समझिए, अगर आपके सिलेबस में ऐसा कोई शेर है जिसमें शायर ने मुतजाद अल्फाज को इस्तेमाल किया है, तो आप तशरीह में लिख सकते हैं कि शायर ने इसमें सनत तजाद को इस्तेमाल किया है, इसको फनी मुहासन कहेंगे। हवाले के साथ देखिए, मसलन शेर लिखा, एक सब आग एक सब पानी, दीदाओ दिल अजाब है दोनों। अब देखिए, आग और पानी एक दूसरे के उलट है, मुतजाद है। जहां आग होगा पानी नहीं होगा, जहां पानी होगा आग नहीं होगी। लेकिन शायर ने किस खूबसूरती से आग पानी को इकट्ठा कर दिया। दीदा आंख को कहा गया कि उससे पानी बह रहा है और दिल में क्या है, आग लगी हुई है। यानी आग और पानी, दो मुतजाद चीजों को शायर ने एक ही शेर में इकट्ठा कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, इस शेर के फनी मुहासिन क्या है? इस शेर में शायर ने सनत तजाद का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। एक और मिसाल देखिए, इब्तदा ही में मर गए सब यार, इश्क की इंतहा कौन लाया। तो यहां देखिए, इब्तदा और इंतहा, ये मैंने सुर्ख रोशनाई में जो अल्फाज लिखे हैं, ये आपको मिसालें वाज़ेह करने के लिए हैं। तो एक ही शेर में शायर ने दो मुतजाद अल्फाज इब्तदा और इंतहा को इस्तेमाल कर लिया है। तो हम कहेंगे कि इस शेर के फनी मुहासिन क्या है? इस शेर में शायर ने किस सनत से काम लिया है? इस शायर में शायर ने सनत तजाद से काम लिया। तो हमने पहली सनत देखी, सनत तजाद। दोबारा दोहरा दूं अजीज तलबा, हम ये सनाए मानवी कर रहे हैं, सनाए लफ्जी का लेक्चर अलग से होगा जी। दूसरी देखें, सनद इहाम, इसको तौरिया भी बोला जाता है। सनद इहाम को इहाम का लफ्ज है मुबहम से, जिसको आप इंग्लिश में एम्बिग्विटी कहते हैं, अबहम पैदा करना, मुबहम बात करना। तो ये क्या है? जब कलाम में मुख्तलिफुल मायनी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिसके मायनी बहुत से हो सकते हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। असल मुराद करीबी की बजाय मानी बईद हो। देखिए, मैं एक लफ्ज बोलता हूं, जो फौरन आपको मतलब ज़हन में आता है उसे कहेंगे मायनी करीब। लेकिन आप थोड़ी देर सोचते हैं तो फिर आप उस लफ्ज के असल मतलब तक पहुंचते हैं, उसको कहेंगे मायनी बईद। दोबारा समझ ले, मैं एक लफ्ज आपके सामने बोलूं, जो मायनी आपको फौरन समझ में आ जाए उसको मायनी करीब कहते हैं, जो थोड़ी देर गौर करने के बाद समझ में आए उसको मायनी बईद कहते हैं। तो ऐसे कलाम में बज़ाहिर तो लफ्ज मायनी करीब इस्तेमाल किया जाता है, असल में मायनी बईद मुराद होता है। मैं आपको एक नस्ल की मिसाल दूं, किसी का रंग सांवला हो, मेरी तरह या मुझसे भी ज्यादा हो, और वो धूप से आ रहा हो और धूप में रंग और सांवला हो जाता है, तो हम तंजन कहते हैं, भी क्या बात है, आज तो बहुत गोरे लग रहे हो। यानी असल में मैं कहना चाहता हूं कि आज पहले से भी ज्यादा काले लग रहे हो, और लफ्ज क्या बोल रहा हूं, गोरे लग रहे हो। तो मानी करीब तो है गोरे लग रहे हो, मानी बईद दिया आज पहले से भी ज्यादा काले लग रहे हो। तो यानी जब एक लफ्ज के मुख्तलिफ मायनी हो और उसको खूबसूरती से इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि बज़ाहिर मतलब कुछ और हो और उसका असल मतलब कुछ और हो, यानी मतलब में इबहाम पैदा किया जाए, उसको कहते हैं सनद इहाम, जिसको तौरिया भी बोला जाता है। हवाले के साथ देखें, निजाम दहर जमाने को कहते हैं। निजाम दहर ने क्या क्या न करवटें बदली, मगर हम एक ही पहलू से बेकरार रहे। यानी जमाने में क्या क्या इनकलाब आए, क्या से क्या कुछ हो गया, मगर हम एक ही पहलू। अब इसका जाहिरी मतलब होता है पहलू, जिसको कहते हैं इस बात का ये अहम पहलू है, यानी किसी एक रुख से देखना, और दूसरा पहलू करवटें बदलना। अभी देखिए, हमने करवटें बदली। अब करवटें बदलने से पहलू मुराद ये आता है कि यानी आप कभी दाईं जानब सोते हैं, कभी बाईं जानब सोते हैं, तो ये पहलू वो है। लेकिन दूसरा पहलू कौन सा है? जब हम कहते हैं मेरी बात का एक अहम पहलू ये भी है, तो देखिए पहलू के दो मतलब है। फौरन हमें जो पहलू का मतलब समझ आया वो ये था करवट बदलने वाला पहलू, लेकिन दरअसल यहां इसका ये मतलब नहीं था, मगर हम एक ही पहलू से बेकरार रहे, या इसका मतलब ये था
कि जो करवट वाला पहलू नहीं था, यह दूसरा पहलू था। जब हम कहते हैं इस बात के मुख्तलिफ पहलू हैं, यानी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ सिमतें हैं, मुख्तलिफ रुख है। तो देखिए यह लफ्ज पहलू इहाम का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इस शेर की खूबसूरती क्या है, यह शायर ने सनदे इहाम से काम लिया। एक और मिसाल देखें, बरसात के आते ही तौबा न रही बाकी, बादल जो नजर आए बदली मेरी नीयत। तो देखें मानी करीब तो क्या है, बादल से बदली, बादल के छोटे से टुकड़े को बदली कहते हैं, ये तो हो गया मानी करीब। लेकिन ये इसका सर ये मतलब नहीं है, या इसका मतलब है बदलना, चेंज होना, तब्दील होना। तो बदली के दो मायने फौरन जो नजर आते हैं वो आते हैं बादल से बदली, इसको हम क्या कहेंगे, मानी करीब। लेकिन असल मतलब यह था कि मेरी नीयत बदल गई, मेरी नीयत तब्दील हो गई। तो देखिए पहले शेर में पहलू को और दूसरे शेर में बदली में इल्हाम है। बज़ाहिर मतलब कुछ और लगता है, असल मतलब कुछ और है। तो हम क्या कहेंगे कि इन अशार में शायर ने सनदे इल्हाम से काम लिया है। आगे बढ़े जी, तीसरी सनदे मरातल नजीर। सनदे मरातल नजीर, मरात का लफ्ज होता है रियायत से, रियायत, नजीर मिसाल को कहते हैं। तो ये क्या होती है, जब कलाम में एक दूसरे की निस्बत से इल्फाज हो, यानी एक लफ्ज आया उसी की निस्बत से कोई और लफ्ज आ जाए और फिर कोई और लफ्ज आ जाए, एक लफ्ज की निस्बत से जब हम मुख्तलिफ इल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं सनदे मरातुल नजीर। मगर एक बात ज़हन में रखे, एक लफ्ज की निस्बत से जो दूसरे अल्फाज आए उनमें तकाबुल या तजाद ना हो, यानी कंपैरिजन ना हो, अपोजिट्स ना हो, मुखालिफ भी ना हो, मुकाबला ना हो रहा हो। अगर मुकाबला हो रहा होगा तो सनत मरातुल नजीर नहीं होगी। यहाँ मुकाबला मुराद नहीं है, एक लफ्ज बोला और फिर उसी की मुनासबत से, उसी से मिलते जुलते मैं चंद और लफ्ज भी इस्तेमाल कर लूं तो मैं कहूंगा कि यह शायर ने मरातुल नजीर से काम लिया। शेर देखेंगे खूबसूरत, खत बढ़ा जुल्फे बढ़ी गैसू बढ़े काकुल बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े। आप जानते हैं हिंदू और लटे लंबी लटे एक तरफ रखते हैं, उनके मजहब में है खत बढ़ना, बालों का बढ़ना, जुल्फों का बढ़ना, गैसू बालों को, काकुल वो जो खमजदा से बाल होते हैं, खमदार बाल होते हैं, तो हिंदू इस तरह की चोटी निकाल के बाल बनाते हैं। तो देखें इनका ताल्लुक है खत का जुल्फों से, गैसू से और काकुल से ताल्लुक है। तो एक लफ्ज खत आया और बाकी जुल्फे, गैसू और काकुल उसी की मुनासबत से आ गए, तो हम इसको कहेंगे सनदे मरातुल नजीर। कि शायर ने इसमें फनी मुहासन क्या है, इस शेर के फनी मुहासन ये है कि शायर ने यह सनदे मरातुल नजीर से काम किया। और मिसाल देखिए, ने जिसको अपना कहते हैं, ने तीर कमा में है न सयाद कमी में, गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। कमान जिसमें तीर चलाया जाता है, सयाद तीर चलाने वाले को कहते हैं, कमीन वो जगह जहां वो छुप कर तीर चलाता है। तो देखिए तीर, कमान, सयाद, कमीन, इन सब का एक दूसरे से ताल्लुक बनता है। तो वो कहता है गालिब का मशहूर शेर कि डर था कि तीर का शिकार हो जाऊं, लेकिन अब पिंजरे में आ गया तो दिल से डर निकल गया तो मुझे कोई शिकार करेगा। बहरहाल ये मरातुल नजीर क्या है, तीर, कमान, सयाद, कमीन, एक लफ्ज आया उसी की मुनासबत से कुछ मजीद लफ्ज भी लगा दिए जाए तो हम उसको कहेंगे सनदे मरातुल नजीर। आगे बढ़ते हैं जी, चौथी सनद हम देखेंगे सनदे लफ़ो नशर। सॉरी मैं नुक्ता भूल गया, यहाँ ऊपर नुक्ता है, लफ़ो नशर। लफ कहते हैं लपेटना, लपेट लेना, इकट्ठा कर लेना, कंक्लूड कर लेना। नशर कहते हैं खोल देना, जिस तरह कहते हैं नशरियात, यानी खोल दिया। लफ इकट्ठा कर लिया, नशर खोल दिया। तो सनत लफ़ो नशर क्या बनेगी, एक मिसरे में लफ्जों को लपेट कर दूसरे में खोल देना। एक मिसरे में कुछ लफ्ज इकट्ठे लपेट दिए जाए यानी रख दिए जाए,
اور دوسرے مصرے میں پھر ان کی کھل کے وضاحت کی جائے. ایک دوبارہ سمجھ لیں, ایک مصری لفظ میں کچھ الفاظ آ جائیں جن کی وضاحت دوسرے میں ہو. پہلے مصرے میں ہم نے لفظوں کو لپیٹ دیا, دوسرے لفظوں میں کھول دیا. اب سادہ لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب الفاظ کی مطابقت سے دے کر الفاظ آئیں, یعنی پہلے مصرے میں ایک لفظ آ گیا, دوسرے مصرے میں اسی کی حوالے سے لفظ ہے, یعنی پہلے مصرے میں جو لفظ آیا دوسرے مصرے میں اسی کی مطابقت سے دوسرا لفظ آئے گا. اب یہ فرق سمجھیں مرات النظیر اور لف و نشر میں. مرات النظیر میں تعداد مقرر نہیں ہوتی, یعنی ایک لفظ سے ملتے جلتے بہت سے لفظ ہوتے ہیں, لیکن لف و نشر میں ذہن میں رکھیں الفاظ کی تعداد مقرر ہے کہ پہلے مصرے میں اگر 2 الفاظ آئے تو دوسرے مصرے میں اسی ترتیب سے 2 الفاظ آئے. اگر پہلے مصرے میں 3 الفاظ آ گئے تو دوسرے مصرے میں اسی ترتیب سے 3 الفاظ آئے. شعر دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں, نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں, نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا. تو دیکھیے پہلے مصرے میں 4 الفاظ ہمت قسمت دل اور آنکھیں, دوسرے مصرے میں بھی 4 الفاظ ڈھونڈا پایا سمجھا دیکھا. اور ترتیب بھی دیکھیں, پہلی ہے ہمت, ہمت کا تعلق ڈھونڈنے سے ہے. دوسری بات قسمت, قسمت کا تعلق پانے سے ہے. تیسری بات دل, دل کا تعلق سمجھنے سے ہے. چوتھی بات آنکھیں, آنکھوں کا تعلق دیکھنے سے ہے. تو دیکھیے پہلے مصرے میں 4 الفاظ آئے, دوسرے مصرے میں اسی ترتیب سے 4 الفاظ آئے, یعنی آپ ایک مصرے میں کچھ الفاظ استعمال کر لیں, دوسرے مصرے میں اتنی ہی تعداد میں اور اسی ترتیب سے اگر آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کو کہیں گے صنعت لف و نشر, یعنی الفاظ کی مطابقت سے اتنی ہی تعداد میں الفاظ لانا. جبکہ مرات النظیر میں الفاظ کی تعداد مقرر نہیں تھی, تو آپ نے ایک لفظ لکھا اور اس سے ملتے جلتے کچھ اور لفظ استعمال کر دیں تو مرات النظیر ہوگا. لیکن اگر آپ تعداد مقرر کر دیں کہ پہلے مصرے میں جتنے الفاظ آئے ہیں دوسرے مصرے میں اسی ترتیب سے اتنے ہی الفاظ آئیں تو پھر اس کو لف و نشر کہیں. دوسرا شعر دیکھیے, کتنا سبھی, سبھی صبح سے روشن, صبح روشن ہوتی ہے. کتنا سبھی ہی چہرہ کتنی سیاہ زلفیں, پھیلا ہوا اجالا سمٹی ہوئی گھٹائیں. تو دیکھیں پہلے میں 2 لفظ آ گئے سبھی اور سیاہ, دوسرے میں 2 لفظ ہیں اجالا اور گھٹائیں. صبح کا تعلق اجالے سے ہے اور سیاہ زلفوں کا تعلق گھٹاؤں سے ہے, کالی گھٹاؤں سے. تو 2 الفاظ آئے اسی ترتیب سے, یہاں 2 الفاظ آ گئے, اس کو کہیں گے صنعت لف و نشر. آگے بڑھیے, 5ویں صنعت حسن تعلیل. صنعت حسن تعلیل یہ بڑی استعمال ہوتی ہے شاعری میں عام طور پر. دیکھیے ہر کام کی, ہر بات کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات شاعر ایک بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرتا ہے جو اصل میں نہیں ہوتی. یعنی شاعر کسی بات کی اصل وجہ بیان کرنے کی بجائے کوئی ایسی وجہ بیان کر دیتا ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ شاعر نے جھوٹ بولا ہے, ہم کہیں گے سبحان اللہ شاعر نے کیا خوبصورتی پیدا کی ہے, کیا خوبصورت نکتہ نکالا ہے اس سے. ہم اس کو اس کی خوبصورتی کہیں گے, جھوٹ نہیں بول کہیں گے. دوبارہ سمجھ لیں, کسی کام کی ایسی وجہ بیان کی جائے جو اصل میں نہ ہو, اصل وجہ کچھ اور ہو لیکن وہ کچھ اور وجہ بیان کر دے جس سے کلام میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہو جائے, تو اس کو ہم کہتے ہیں صنعت حسن تعلیل. تعلیل دیکھیے, کسی چیز کی اصل کی بجائے غیر حقیقی وجہ بیان کرنا جس سے کلام میں حسن اور لطف پیدا ہو جائے. وجہ وہ نہیں جو کہی گئی ہے لیکن کلام میں خوبصورتی آ گئی. حوالے کے شاعر دیکھیے, سر پر ہے عمر بھر کا بار اسیاں. بھول گیا لکھنا, بار کہتے ہیں بوجھ کو, اسیاں کہتے ہیں گناہوں. بار اسیاں, سر پہ ہے عمر بھر کا
बारे असियां पीढ़ी में जो यूं कमर झुकी जाती है। कितना खूबसूरत, देखिए बुढ़ापे में आप जो सीधे नहीं खड़े हो सकते, कमर झुक जाती है। तो शायर कहता है कि कमर बुढ़ापे की वजह से नहीं झुकी, वक्त के साथ साथ सर पर गुनाहों का बोझ बढ़ता चला गया। अल्लाह माफ फरमाए, वक्त के साथ साथ हमारी नेकियां नहीं गुनाह बढ़ते हैं, तो बुढ़ापे में आके गुनाहों का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि पीढ़ी में बुढ़ापे में कमर झुक गई। देखिए अब कमर झुकने की असल वजह ये नहीं है, असल वजह तो बुढ़ापा ही है, लेकिन शायर कहता है सर पर जो गुनाहों की गठड़ी थी, बोझ था, वो इतना ज्यादा हो गया कि उसने कमर झुका दी। यानी अब यूं समझे, कमर झुकने की असल वजह बयान नहीं की गई, बल्कि ऐसी वजह बयान की गई है जो बज़ाहिर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, या शायर ने सनद हुस्ने तालील से कहा। एक और शेर सुनाओ, ये खम झुकना, ये खम कमर में पैदा बुढ़ापे से ना हुआ, ये खम कमर में पैदा बुढ़ापे से ना हुआ, झुक झुक के ढूंढता हूं जवानी किधर गई। मैं ये अपनी जवानी ढूंढ रहा हूं। देखिए सनद, ये हो गया सनद हुस्ने तालील, बात की ऐसी वजह बयान की जो असल में नहीं थी। और शेर देखिए, हिचकियां आने लगी क्यों दिले नाशाद मुझे, शायद उस शौक ने भूले से किया याद मुझे। हिचकियां आने के बारे में कहा जाता है, वैसे तो प्यास से आती हैं, कहा जाता है कोई याद करे तो हिचकियां आती हैं। तो कहते हैं जी मुझे जो हिचकियां आ रही हैं तो शायद मेरे महबूब ने मुझे याद किया जिसकी वजह से हिचकियां आ रही हैं, हालांकि हिचकियां आने की असल वजह ये नहीं है। तो दोबारा समझे, सनद हुस्ने तालील क्या है, किसी बात की कोई ऐसी वजह बयान की जाए जिसका हकीकत से ताल्लुक ना हो, मगर कलाम में खूबसूरती के लिए कोई गैर हकीकी वजह बयान। आगे चलें जी, सनद मुबालगा, नाम ही बता रहे मुबालगा क्या होता है जी, बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, बात को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करना कि यकीन, काबिल यकीन ना हो बात। किसी शख्स की मदाह कहेंगे, तारीफ, मुजम्मत कहेंगे बुराई, किसी शख्स की मदाह या मुजम्मत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना जो आदत और अकल के खिलाफ हो। किसी की को खूबी इतनी ज्यादा बयान कर देना कि ऐसा मुमकिन ही ना हो, अमलन मुमकिन ना हो, लेकिन शायद उसमें खूबसूरती पैदा कर दे, तो हम इसको कहेंगे सनद मुबालगा। शेर देखिए, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, हमारे रोने से दरिया बह जाए, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता ही रोएंगे, बहुत ज्यादा कुतार होंगे, लेकिन देखिए शायद कितना भी रोए लेकिन उसके आंसुओं से दरिया नहीं बह सकते। हम क्या कहेंगे कि सनद मुबालगा से काम लिया गया, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन शायद का असल मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रोएंगे। दूसरा शेर देखिए, पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक ना कर दूं तो दाग नाम नहीं। तो दाग दिल्ली का शेर बोलते मैं जला के खाक कर दूंगा। अब देखिए कोई भी किसी को यूं दिल जला, किसी को जला के खाक नहीं कर सकता, तो हम क्या कहेंगे, सनद मुबालगा, बढ़ा चढ़ा कर बात को बयान किया। मुझे पंजाबी का शेर याद आ रहा है, इश्क लहर का। कहते हैं जी, इश्क लहर दे मुंह च कां वड़िया। देखिए मुंह कितना भी बड़ा हो, कवा कितना भी छोटा, मुंह में जा नहीं सकता। मुबालगा देखें, इश्क लहर दे मुंह च कां वड़िया, लोकी कहंदे ने डारां दे डार वड़ गए। यानी लोग बात को इस तरह बढ़ा चढ़ा के बयान कर देते हैं, इसको हम कहेंगे सनद मुबालगा। आगे चलें जी, सनद ताली। ताली कहते हैं तारीफ को। अक्सर आपने शेर देखे होंगे इस तरह के, जब शायर कलाम में अपनी जात या खुद कलाम की तारीफ करता है तो उसको ताली कहते हैं। इसके जरिए किसी खूबी की निशानदेही की जाती है, जात की कोई खूबी या अपने कलाम की कोई खूबी जब कोई खुद ही बयान करे तो हम कहेंगे ताली से काम लिया, हम यह कहेंगे शायराना ताली से काम लिया। उर्दू के सबसे बड़े शायर जी, यकीनन सबसे बड़े शायर मिर्जा गालिब, मैंने उन्हीं के 2 शेर लिखे, अब ये ताली के शेर हैं दोनों। गालिब कहते हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और गालिब जैसा कोई हो नहीं सकता।
یہ خود غالب فرما گئے تو تعلیق کا شعر جس میں وہ اپنے کلام کی تعریف کرتے ہیں. غالبی کا دوسرا شعر، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. کہتے میں یوں نہیں بیٹھ کے شعر لکھ دیتا. سریر خامہ جب قلم سے لکھا جاتا ہے تو اسے جو آواز پیدا ہوتی ہے چرچراہٹ کی، اسے سریر خامہ کہتے ہیں. سروش حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، نیوا آواز. کہتے ہیں میں یوں نہیں کہتا، مجھ پہ بھی فرشتے حضرت جبرائیل آتے ہیں اور وہ مجھ پہ ایک طرح کا الہام ہوتا ہے تو تب میں شعر کہتا ہوں. اب اس کا غلط مطلب نہ لیجیے گا. اللہ کے فرشتے جب کسی نبی پر آئیں تو اس کو وہی کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ میرے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ ہمارے دل میں بھی کوئی بات ڈال دیتے ہیں تو اس کو الہام کہتے ہیں. تو یہ عالم کہتے ہیں کہ مجھ پہ الہامی کیفیت ہوتی ہے تو تب میں شعر کہتا ہوں، یوں نہیں کہتا. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ تعلیمی کا شعر. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں سنت تجاہل عارفانہ. تجاہل کا لفظ ہے جہالت سے. عارف کہتے ہیں عقلمند کو، یعنی جو عقلمند ہو جان بوجھ کے جاہل بنا ہو. ایک چیز کا پتہ ہو لیکن بندہ جان بوجھ کے بے علم ہو جائے، جان بوجھ کے لا علم ہو جائے، تو ہم کہیں گے کہ جناب تجاہل عارفانہ سے کام نہ لیجئے. اور اگر یہ صفت کلام میں آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس میں شاعر نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا. یعنی جب کسی چیز کی حقیقت جاننے کے باوجود ناواقف بنا جائے تو اس کو تجاہل عارفانہ کہیں گے. لیکن ذہن میں رکھیں یہ شعوری جان بوجھ کرو، مجھے سمجھ نہیں آئی تو وہ تجاہل عارفانہ نہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے اور میں جان بوجھ کے انجان بن رہا ہوں تو اس کو تجاہل عارفانہ کہیں گے. شعر دیکھیے. صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے. اب دیکھیں کمر تو سب کو نظر آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ شعر میں کہتے ہیں کہ وہ محبوب کی کمر بہت نرم و نازک ہوتی ہے، بہت کم معدوم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر. صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرح کی ہے، کدھر ہے. کہ بھائی ہمیں تو نظر ہی نہیں آتی میرے محبوب کی کمر اس قدر باریک ہے، معدوم ہے، نظر ہی نہیں آتی. تو یہ تجاہل عارفانہ سے کام. مرزا غالبی کا شعر دیکھیں کو، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ باتیں کر سکتا ہوں، کوئی وجہ ہے جو جان کے چپ بنا بیٹھا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتا. تو اس کو ہم کہیں گے تجاہل عارفانہ. سنت تجاہل عارفانہ سے کام کیا. آگے بڑھتے ہیں. سنت سوال و جواب. یہ تو نام سے ظاہر ہے کہ جب کلام میں سوال کیا جائے اور پھر خود ہی اس کا جواب دے دیا جائے تو ہم اس کو کہیں گے سنت سوال و جواب. جب شعر کے اندر ہی سوال اور اسی کے اندر ہی جواب موجود ہو، اور جواب بھی اس طرح کا ہو جس سے کوئی تشنگی باقی نہ رہے، کمی باقی نہ رہے، وہ جواب مکمل ہو، کمپریہنسو ہو. سوال کیا جائے ساتھ ہی جواب دے دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یا شاعر نے یا قلمکار نے سنت سوال و جواب کا استعمال کیا. حوالے کا شعر دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. عاشق اپنے محبوب سے پوچھتا ہے کہ چاند کس طرح سے نکلتا ہے تو محبوب کیا کرتا ہے؟ اپنے چہرے کو زلفوں میں چھپا لیتا ہے اور پھر زلفوں کو ایک دم جھٹک دیتا ہے. محبوب کا چہرہ نظر آتا ہے تو کہتا ہے کہ یوں نکلتا ہے چاند. سوال بھی جواب بھی. پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں. رخ کہتے ہیں چہرے کو. تو پہلے میں سوال ہے چاند کس طرح نکلتا ہے اور ساتھ ہی جواب بھی. ایک آسان سی مختصر سی آزاد نظم جیسی سنیں کہ یہ کیا ہوگا. سوال و جواب. کہا جاپان کو جائیں، کہا جاپان کو جاؤ. سوال بھی آ گیا، جواب بھی آ گیا. کہا جاپان کو جائیں، کہا جاپان کو جاؤ. کہا اونٹ پر بیٹھیں، کہا اونٹ پر بیٹھو. کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا. تو آپ کو یہ سب سمجھانے کے لیے مثال لکھی. یہ کیا ہے؟ یہ ہو جائے گا سنت سوال و جواب. آخری صنعتی 10ویں. میں نے 10 صنعتیں، ویسے تو بھی آپ کو اس کی صنعتیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن جو زیادہ اہم 10 تھیں ان پہ بات کی. صنعت جمع اور صنعت تفریق، یہ ویسے دو الگ الگ ہیں. صنعت جمع الگ ہے، صنعت تفریق الگ ہے. صنعت جمع میں کیا ہوتا ہے؟ جب کلام میں کچھ چیزیں ایک ہی حکم میں جمع کر دی جائے.
एक ही जगह जमा हो जाए, इसको जमा तकसीम भी कहते हैं। तो ये हो जाएगी सनत जमा, जब कलाम में मुख्तलिफ चीजें जमा कर दी जाए। और सनत तफरीक क्या होगी कि ये उसके उलट है। सनत जमा क्या है, जब कलाम में कुछ चीजें एक जगह जमा कर दी गई, इसकी उलट हो जाएगी सनत तफरीक, जब चीजों में फर्क बयान किया जाए, यानी उनको फर्क कर दिया जाए। दोनों के एक शेर देख लें। सनत जमा का क्या होगा, रंज राहत गम खुशी कुछ भी नहीं, रंज राहत गम खुशी कुछ भी नहीं, जुज फरेबे आगही कुछ भी नहीं। तो देखिए पहली चार चीजों को जमा किया गया, रंज राहत गम और खुशी, इनको जमा कर दिया गया। और फिर नतीजा क्या निकाला गया कि ये सारे फरेबे आ गई शऊर। जब शऊर आता है तो ये उसी का फरेब है, वरना इन चीजों की कोई हकीकत नहीं। चार चीजों को बयान कर दिया गया और फिर उनको जमा करके इकट्ठा लिख दिया। दोबारा समझ लें, जब एक मिसरे में मुख्तलिफ चीजों को बयान कर दिया जाए, दूसरे में उनको इकट्ठा कर दिया जाए, कंक्लूड कर दिया जाए, कोई मुश्तरका बात कर दी जाए, तो उसको कहेंगे सनत जमा। सनत तफरीक इसके दायरे उलट हो जाएगा जब उसमें फर्क किया जाए। इसका वाला देखें, तेरे सरोकामत से एक कद्दे आदम, कयामत के फितने को कम देखते, कि वो तेरा जो कद है, सरू बड़ा ऊंचा कद है, तो वो एक फितना है, दराज कद होना। तो यहाँ देखिए, यहाँ चीजें अलग अलग की, इकट्ठी की, और फिर यहाँ उसको अलग, यहाँ पहले इकट्ठी थी, अलग अलग थी, तो बाद में इकट्ठा किया गया। यहाँ शुरू में इकट्ठी थी, तो बाद में उनको अलग अलग कर दिया गया। तो अजीज तलबा, ये हमने 10 सनतें देखी, सनत तजाद, सनत इयाम, सनत मरातुल नज़ीर, सनत लफ़्ज़ व नशर, सनत हुस्न तालील, सनत मुबालगा, सनत ताली, सनत तजाहिल आरफाना, सनत सवाल जवाब, सनत जमाओ तफरीक। ये क्या थी, ये सनतें थी जिनको फनी मुहासन भी कहा जाता है। शायर इन सनतों के जरिए अपने कलाम को खूबसूरत बनाता है। जब आप शेर की तशरीह करें, पहले मफहूम लिखें, फिर तशरीह लिखें, और आखिर में अगर आप उसके फनी मुहासन भी लिख देते हैं, तो मुमतहिन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और वो आपको अच्छे नंबर देता है। मगर ज़हन में रखिए, ये दो धारी तलवार भी है। सनत उस वक्त लिखिए जब आपको अच्छी तरह से इल्म हो, वरना ये भी हो सकता है कि आप गलत लिखें तो बल्कि आपके नंबर कट जाए। आखिर में गुजारिश कर दूं, ये तमाम सनदें क्या थी, ये सनदें मानवी थी, यानी अल्फाज में मानवी खूबी पैदा हुई इन सनतों के जरिए। अगले लेक्चर में हम सनद लफ्जी देखेंगे कि यानी लफ्जों से खूबसूरती किस तरह आ सकती है, लफ्जों के इस्तेमाल से। तो ये हमारा सनाए मानवी के हवाले से फनी मुहासन का लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबरों के हकदार ठहरते हैं। अगर हम आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हो, इसमें इल्म और मालूमात की बात मिलती हो, तो बराए मेहरबानी इसको आगे भी दोस्तों से शेयर कर दिया करें, ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही प्रोफेसर मुझे अपना को इजाजत दीजिए।